ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक इंसानी राजकुमार और एक राजकुमारी जो कि एक जलपरी होती है, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये दोनों दोनों दुनियाओं की राजनीति के बीच फंस जाती है। अब इनकी लव स्टोरी का अंत कैसे हुआ आपको आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विचर और जैस्पर समंदर के किनारे मॉन्स्टर को ढूंढते रहते हैं जिसका नाम एल्मोरेक्स होता है और इसके बारे में विचर सिर्फ कहानियों में सुना होता है। असल में इस राज्य ब्रेमरवुड के लोगों ने ही विचर को एल्मोरेक्स को मारने का काम दिया था। तभी विचर अपना पैर एक चट्टान के ऊपर रख देता है जिसके नीचे मॉन्स्टर एल्मोरेक्स छुपा होता है। तभी एल्मोरेक्स जमीन को चीरते हुए बाहर निकलता है और उसकी नज़र सीधे जैस्पर के ऊपर जाती है और वो एल्मोरेक्स जैस्पर की ओर उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है। ये देखकर जैस्पर की तो हालत ही ख़राब हो चुकी थी। एल्मोरेक्स जैसे ही जैस्पर को मारने वाला होता है तभी विचर आकर जैस्पर को बचा लेता है। फिर विचर और एल्मोरेक्स के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर विचर के ऊपर भारी पड़ रहा था। विचर की कोई भी तलवार की वार उस मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि विचर की मैजिक भी कोई काम की नहीं थी क्योंकि उस मॉन्स्टर के शरीर का बाहरी हिस्सा बहुत ही मजबूत था, मानो कि कोई कवच हो। तभी विचर देखता है कि हर कवच के बीच में एक जगह है, वहीं पर वो अपनी तलवार घुसा देता है जिससे मॉन्स्टर को बहुत ही दर्द होता है और वो मॉन्स्टर समंदर के अंदर छलांग मार देता है। विचर भी उसी के साथ समंदर के अंदर चले जाता है। उन दोनों के बीच पानी के अंदर लड़ाई चलने लगती है और फिर मॉन्स्टर एक जगह पर चले जाता है जहाँ पर आम इंसान सांस ले सकते थे। फिर विचर जैसे ही अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को मारने वाला होता है तो ये देखकर मॉन्स्टर उस जगह से भागने लगता है, जिसे देखकर विचर पानी को जमा देता है जिसमें मॉन्स्टर फंस जाता है। विचर अपनी तलवार से मॉन्स्टर को मारने वाला होता है। तभी विचर को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई छुपा है। विचर उसे बाहर निकलने बोलता है जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग जलपरी होते हैं। वो लोग उस मॉन्स्टर को छोड़ने के लिए विचर से रिक्वेस्ट करते रहते हैं और कहते हैं कि इस मॉन्स्टर की कोई भी इरादा नहीं था तुम पर हमला करने की। जिसे सुन विचर कहता है कि उन मछुआरों को तो ऐसे नहीं कहना था, उन मछुआरों पर इस मॉन्स्टर ने हमला किया है और उसे मारने के लिए मुझे काम दिया गया है। जलपरी विचर को बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर तो अपना मुंह भी ठीक से नहीं खोल पा रहा है, ये क्या तुम पर हमला करेगा। इसे देखकर विचर मॉन्स्टर को जाने दे देता है और फिर विचर समंदर के बाहर निकलकर जैस्पर के पास आ जाता है। फिर हमें समंदर के अंदर की खूबसूरतियाँ दिखाई जाती है जहाँ पर मरमेन यानी कि आधा इंसान आधा मछली वाले जीव रहते हैं जिनका पूरा एक साम्राज्य रहता है। वहाँ पर सभी लोग राजा से शिकायत करते रहते हैं कि इंसानों की वजह से उन्हें रहने के लिए बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी भूखे मर रहे हैं क्योंकि ऑयस्टर यानी कि सीपी कोई इंसान पकड़ कर ले जा रहे थे। जिसे सुन जलपरियों का राजा सबको शांत कराते हुए उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। फिर जलपरियों की रानी कहती है कि हम ब्रेमरवुड से युद्ध ना करने की हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। जिसे सुन वहाँ पर मौजूद प्रजा कहती है कि आप लोग बस दिखावा कर रहे हो, असल में आपकी बेटी को उस राज्य के राजकुमार से प्यार हो गया है। बाकी भी जलपरी उनके राजा से इंसानों के खिलाफ जंग करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो सभी इंसानों के हरकतों से परेशान हो चुके थे। जिसे सुन महारानी कहती है कि हम इंसानों के खिलाफ जंग के बारे में सोचेंगे, जिस पर उनकी बेटी शहनाज आपत्ति जताते हुए इंसानों के खिलाफ जंग को रोकने के लिए कहती है। यह सुन महारानी शहनाज को कहती है कि इंसान भरोसे के लायक नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनके ऊपर भरोसा कर सकें। शहनाज अपने माँ को समझाती है कि इस जंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तो शहनाज की शादी एग्लोबेल के साथ होने वाली थी जिससे इंसानों और जलपरियों के बीच शांति बनी रहेगी। जिस पर महारानी की बहन मेलुसिना भी शहनाज का साथ देते हुए इंसानों के खिलाफ जंग को रोकने के लिए कहती है। साथ ही कहती है कि युद्ध कोई हल नहीं है बल्कि शहनाज और एग्लोबेल की शादी ही एकमात्र हल है जिससे दोनों राज्यों के बीच शांति बनी रहेगी। जिसे सुन जलपरियों का राजा मेलुसिना को राज्यसभा से निकल जाने का हुक्म देता है और कहता है कि उनकी बेटी शहनाज की शादी कभी भी एक इंसान से नहीं हो सकती। महारानी मेलुसिना को नीचा दिखाते हुए कहती है कि
कि तुम क्या जानो बच्चों को कैसे संभाला जाता है। महारानी की ये बात को मेलिसिना नज़रअंदाज करते हुए कहती है कि वो तो सिर्फ अपनी प्रजा की भलाई के बारे में बोल रही थी। फिर महारानी मेलिसिना से चिढ़ते हुए राज्यसभा से बाहर जाने बोलती है, लेकिन जाते जाते मेलिसिना महारानी को याद दिलाती है कि महाराज की पहली पसंद कौन थी, जिसे सुन महारानी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और मेलिसिना पर हमला कर देती है, लेकिन उससे पहले मेलिसिना वहाँ से चले जाती है। असल में जलपरियों के राजा की पहली पसंद मेलिसिना थी, न कि दाहत, जो कि अभी की महारानी है। फिर हम विचर और जेस्कर को एक होटल पर देखते हैं। जेस्कर विचर को उस एल्मोरेस को छोड़ देने की वजह से विचर से कहते रहता है कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक विचर ने एक मॉन्स्टर को जिंदा जाने दे दिया। जेस्कर विचर को ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि उनके पास सिक्के की कमी हो रही थी, और तो एल्मोरेस को छोड़ देने की वजह से उस पर लगाए गए इनाम भी उनको नहीं मिलने वाले थे। तभी उनके लिए बहुत ही लजीज खाना एक आदमी लेकर आता है, जिसे देखकर जेस्कर की तो मुंह से पानी ही निकल जा रही थी। जेस्कर जैसे ही खाने वाला होता है, वो आदमी उससे खाना छीन कर ले जाता है, क्योंकि उनके पास उस खाने को खाने के लिए सिक्के नहीं होते हैं। विचर कहता है, फिक्र मत करो, सिक्के तो हमें मिल ही जाएंगे, ब्रेमरवुड में नहीं तो कहीं और से ही। ये कहकर विचर अपनी जगह से उठने वाला होता है। जेस्कर विचर को रोकते हुए कहता है कि वो लोग इस जगह पर इसलिए आए हैं ताकि उनका पाला येनिफर नाम की एक जादूगरनी से ना हो, क्योंकि पिछले बार जब उनकी मुलाकात येनिफर से हुई थी तब इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। फिर विचर येनिफर के साथ बिताए गए हसीन लम्हे को याद करने लगता है। तभी एक आदमी उनके पास एक बहुत ही सख्त ब्रेड लेकर आता है, क्योंकि विचर और जेस्कर के पास यही ब्रेड के लिए सिक्के होते हैं। तभी एक आदमी विचर के पास आकर कहता है, तुम वही विचर हो ना जिसने एक मॉन्स्टर को जिंदा जाने दे दिया। असल में इस दुनिया में विचर वो लोग होते हैं जो मॉन्स्टर को मारते हैं ताकि आम इंसान शांति से रह सके, और जब भी आसपास कोई इंसान मॉन्स्टर को देखता है तो वो लोग विचर को सिक्के देकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कहते हैं। फिर जेस्कर और विचर को उस होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी समय उन दोनों के पास एक आदमी आता है जो जेस्कर को कल होने वाले महाउत्सव में आने का आमंत्रण देता है। साथ ही उस उत्सव में यहाँ के महाराज भी आने वाले होते हैं। जेस्कर और विचर उस उत्सव में आ चुके थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम ऐसी होता है, और तो ऐसी ही ड्रॉहार्ट को बोलकर जेस्कर और विचर को इस उत्सव में बुलाई थी। तभी हमें पता चलता है कि जेस्कर का जन्म ब्रेमरवुड में ही हुआ था, लेकिन जेस्कर विचर को बताया था कि वो ऑक्सेनफर्ड से है, क्योंकि बचपन में बिताए गए लम्हे को जेस्कर भुला देना चाहता था। बचपन में जब जेस्कर ब्रेमरवुड में था तब राजा का नाजायज़ बेटा जेलिस्ट उसने जेस्कर का जीना हराम करके रखा था। वो उसे बहुत ही परेशान करता था, और तो उस समय भी ऐसी ही जेस्कर को बचाया करती थी। तभी उस उत्सव में महाराज सुस्वेल्ड, राजकुमार एग्लोबेल और सेनाध्यक्ष जेलिस्ट वहाँ पर आ जाते हैं। जेलिस्ट को तो देखकर जेस्कर को यकीन ही नहीं होता कि वो सेनाध्यक्ष बन चुका है। फिर सभी लोग उस उत्सव का आनंद लेने लगते हैं। तभी एक लड़का ऐसी को अपने साथ ले जाता है। वो लड़का ऐसी का भांजा होता है। फिर ऐसी अपने परिवार के पास चले जाती है, जिसे देखकर विचर भी बाहर जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख ऐसी देख लेती है। फिर हम देखते हैं कि समंदर में कुछ गोताखोर समुद्र से सीपी पकड़ते रहते हैं ताकि उससे मोती ढूंढ सकें। तभी उनको एक मोती मिलता है। सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग उस मोती को अच्छी खासी कीमत में बेचने वाले होते हैं। तभी उन पर हमला हो जाता है। सबसे पहले तो उस आदमी की मौत होती है जो मोती को पकड़ा होता है। उसके सीने को चीरते हुए एक भाला जैसे चीज़ बाहर निकलती है। फिर हम लोग विचर को देखते हैं जिसके पास ऐसी आती है, और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से एक तरफा प्यार हो चुका था। जेस्कर उनके पास आता है और बताता है कि सभी लोग उसके गाने की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। साथ ही कहता है कि अब यहाँ का गायक का क्या होगा। तभी ऐसी उनको बताती है कि यहाँ का गायक और कोई नहीं बल्कि वो खुद है, जिसे सुनकर जेस्कर चौंक जाता है। ऐसी फिर गाना गाने चले जाती है। ऐसी जेस्कर के गाने को ही गा रही थी। ये देखकर जेस्कर भी उसका साथ देने लगता है।
विचर देखते हैं कि कुछ लोग सेनाध्यक्ष जलिष्ठ के पास आकर खड़े रहते हैं और कहते रहते हैं कि मोतियों की दाम आसमान छू रही है। उन्हें मोतियों को हासिल करने के लिए अगर पूरी मत्स्य प्रजा को ख़त्म करनी पड़ी तो लोग पीछे नहीं हटेंगे। जलिष्ठ उन लोग को समझाता है कि जब तक राजकुमार एग्लोबेल उस जलपरी के पीछे पागल है वो कुछ नहीं कर सकता। फिर उस उत्सव में मेरीबोर की राजकुमारी निस्पेन आती है, जो अपने साथ बहुत सारे सामान भी लाए होती है। तभी विचर की ताबीज हिलने लगती है। विचर आसपास देखता है कि कहीं कोई गड़बड़ या फिर कोई मॉन्स्टर ना आ गया हो। तभी उसी समय उस उत्सव में एक आदमी आता है जिसके सीने में एक बहुत ही बड़ा भाला घुसा होता है, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही मोती निकाल रहे मछुआरे में से एक होता है, जो कि जैसे तैसे बच गया होता है। वो बताता है कि उन पर बॉर्डनिक ने हमला कर दिया था, और ये कहते ही उस आदमी की मौत हो जाती है। एक आदमी महाराज से कहता है, अगर यह हमला कोई सिट्रा, कोविर या समुद्री सेना करती तो अभी तक वो लोग जंग छेड़ दिए होते, लेकिन हमारा राज्य तो कायरों से भरा पड़ा है। ये सुनकर महाराज एग्लोबेल से कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ करना, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी जलिष्ठ महाराज से कहता है, हमारे समुद्र के किनारे बहुत सारे दानव आ गए हैं, साथ ही उनका शिकारी भी। ये देखकर एग्लोबेल विचर को बॉर्डनिक को मारने की जिम्मेदारी देता है। ये सुनकर वहीं पे खड़ा एक आदमी कहता है, ये क्या बॉर्डनिक को मारेगा? इस विचर ने तो अल्मोरिस को भी जिंदा जाने दे दिया। विचर कहता है, उसने अल्मोरिस को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो बेगुनाह था। तभी जलिष्ठ महाराज से कहता है कि अगर विचर सबूत ले आया कि इन सारों हमलों के पीछे जलवासियों का हाथ है तो आपको उनके खिलाफ जंग का ऐलान करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि विचर और जेस्कर एक जगह पर बैठकर एक जानवर को पकाकर उसके मजे लेते रहते हैं, और जेस्कर विचर को एसी के नाम पर उसको परेशान करने लगता है, क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि गेराल्ट एसी को पसंद करने लगा है। कुछ देर बाद जेस्कर सोने चले जाता है, और फिर हम देखते हैं कि विचर को एक झील नज़र आती है जहाँ पर अपने सामने एसी को देखता है। फिर कुछ देर बाद उसे येनिफर दिखाई देती है, जो विचर को जाग जाने के लिए बोलते रहती है। तभी विचर की आँख खुलती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि उसके ऊपर एक बॉर्डनिक हमला करते रहता है, लेकिन विचर उससे बच जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जेस्कर अभी भी सो रहा था। बॉर्डनिक को हराने के लिए विचर एक जादुई पानी पीता है और बॉर्डनिक के ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर बॉर्डनिक विचर के ऊपर पानी से हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। बॉर्डनिक के जाने के बाद जेस्कर की आँख खुलती है। विचर उसे सारी बात बताता है, साथ ही कहता है कि वो बॉर्डनिक को इसलिए जाने दिया ताकि उसे उसके ठिकाने के बारे में पता चल सके और उसके पीछे कौन है। तभी वहाँ पर ऐसी आ जाती है और वो बताती है कि महाराज जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम लोग महाराज और एग्लोबेल को देखते हैं, जो कि शतरंज खेल रहे होते हैं। महाराज एग्लोबेल को समझाते रहते हैं कि वो शहनाज से शादी ना करे। भले ही इस शादी से इंसान और जलपरियों के बीच शांति बनी रहेगी, मगर इसी वजह से उनकी वंश भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एग्लोबेल और शहनाज का कोई संतान नहीं हो सकता था, क्योंकि एग्लोबेल एक इंसान था और शहनाज एक जलपरी। तभी वहाँ पर जलिष्ठ आ जाता है। एग्लोबेल वहाँ से चले जाता है। एग्लोबेल के जाने के बाद जलिष्ठ महाराज से कहता है कि उसने एग्लोबेल को उस जलपरी को शादी न करने का सुझाव दिया, मगर उसकी बातों का एग्लोबेल पर कोई असर नहीं हुआ। फिर हम लोग एग्लोबेल और शहनाज को देखते हैं, जो कि समुंदर के किनारे एक जगह पर हसीन लम्बा बिताते रहते हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। तभी शहनाज की नज़र विचर पे पड़ती है। वो उसके साथ जेस्कर और ऐसी भी थे। ये देखकर शहनाज एग्लोबेल से कहती है कि उसे अपने लोगों को उसके बारे में बताना होगा कि विचर उनके इलाके में आ रहा है, और वो समुंदर के अंदर चले जाती है। विचर भी अब उस जगह पर आ चुका था जहाँ पर वो मॉन्स्टर बॉर्डनिक विचर से बचते हुए भाग के आया था। थोड़ी देर बाद उन्हें वो जख्मी बॉर्डनिक दिखाई दे देती है। विचर जल्दी से दौड़कर उस बॉर्डनिक को पकड़ लेता है और उसे उसके पीछे कौन है पूछने लगता है, मगर वो बॉर्डनिक उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर उसने बता दिया कि इसके पीछे कौन है तो मारा जा सकता था। तभी वहाँ पे बहुत सारे बॉर्डनिक आ जाते हैं। फिर विचर उस बॉर्डनिक को बोलता है कि अगर उसने इसके पीछे कौन है नहीं बताया तब भी वो मारा जाएगा। ये सुनकर बॉर्डनिक विचर को बताने वाला होता है। तभी वहाँ पे जलिष्ठ आकर उस बॉर्डनिक को मार डालता है।
विचर इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे सब पता चलने ही वाला था कि एंड वक्त पर जलेस्ट आकर सारा मेहनत खराब कर देता है। तभी जलेस्ट की फौज पर जलपरियों की सेना हमला कर देती है। इंसानी सेना और जलपरियों की सेना के बीच मारकाट शुरू हो जाती है। जलेस्ट एक जलपरी के ऊपर हमला कर देता है और उसे पकड़कर खींचने लगता है। तभी विचर आकर उसे बचा लेता है। उसी वक्त ऐसी पर एक वॉर्डनिक हमला कर देता है और उसे समुंदर की गहराइयों में ले जाने लगता है। विचर भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे समुंदर में कूद जाता है और ऐसी को बचा भी लेता है। फिर विचर जलिस्ट को उसकी सेना को ले जाने के लिए कहता है और बोलता है अगर उसने अपनी सेना को वापस नहीं लिया तो उसे मार देगा। जलिस्ट विचर से कहता है कि वो उसके बारे में महाराज को जरूर बताएगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है। सभी के जाने के बाद पानी का स्तर बढ़ने लगता है। ऐसी गेराल्ट और जेस्कर को एक शॉर्टकट से लेकर निकल जाती है। समुंदर के अंदर हम देखते हैं कि शहनाज अपने भाई को बहुत जख्मी पाती है और उसे बचाने की कोशिश करती रहती है मगर बचा नहीं पाती। फिर हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर ऐसी विचर के चोटों पर मलहम पट्टी करते रहती है। जेस्कर कहता है कि अब सभी लोग राजकुमार एग्लोबेल और राजकुमारी शहनाज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होंगे। हमें उन दोनों से मिलकर इसकी सच्चाई के बारे में जानना चाहिए कि इसके पीछे कौन है और ये कौन कर रहा है। ऐसी बताती है कि एग्लोबेल और शहनाज रोज पूर्वजों के चट्टानों पर मिलते हैं। उसने ये खुद अपनी खिड़की से देखा है। विचर कहता है कि यहाँ के इंसानों को सच से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस अपनी लालच को पूरी करनी है। इंसानी लालच को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अगर मत्स्य प्रजा को भी मारना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी कहती है इसके पीछे तो मत्स्य प्रजा की रानी का भी हाथ हो सकता है। शायद उनको एग्लोबेल से खतरा लगा हो और वो अपनी बेटी की भलाई के लिए इंसानों के खिलाफ जंग छेड़कर एग्लोबेल और शहनाज की शादी ना होना देना चाहती हो। और ऐसे इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इतिहास में इंसानों ने जल जीवों के साथ बहुत ही अत्याचार किए हैं। फिर अगले दिन तीनों एग्लोबेल और शहनाज से मिलने चले जाते हैं। शहनाज और एग्लोबेल हर दिन की तरह एक दूसरे से मिलने आए होते हैं। उन्हें देखते ही विचर शहनाज से पूछने लगता है क्या तुम्हारे लोगों ने मुझे मारने के लिए एक वार्डनिक भेजा था। तभी ऐसी आती है और राजकुमारी से माफ़ी मांगते हुए कहती है विचर को बात करने की तमीज़ नहीं है, हालांकि इसका दिल बहुत ही बड़ा है। ये सुनकर राजकुमारी ऐसी से बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि उसके लवर यानी विचर में तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। जिसे सुनकर विचर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम दोनों किसी भी एंगल से प्रेमिका लगते हैं। हालांकि विचर के मन में भी ऐसी के लिए प्यार था। राजकुमार एग्लोबेल को जलपरियों की भाषा नहीं आती थी, इसलिए वो ऐसी को उसकी कही बात को राजकुमारी शहनाज को उसकी भाषा में कहने को कहता है। राजकुमार एग्लोबेल कहता है कि वो बहुत ही जल्द अपने पिता को शादी के लिए मना लेगा। ऐसी ये बात शहनाज को जलपरियों की भाषा में बता देती है। राजकुमारी शहनाज कहती है कि ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि मैं एक जलपरी हूँ और एग्लोबेल एक इंसान। फिर विचर वार्डनिक के बारे में पूछने लगता है। राजकुमारी बताती है कि उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता और इसके बारे में शायद कुछ चंद लोगों को ही पता होगा जो महाराज के सेना में है। एग्लोबेल राजकुमारी से पूछता है कि तुम कल बहुत ही गुस्से में बिना अलविदा कहे कहाँ चली गई थी, कुछ हुआ था क्या। राजकुमारी गुस्से में कहती है कि उसके कमीने भाई जलिस्ट से अपने लोगों को बचाने के लिए चली गई थी। एग्लोबेल जलिस्ट के बारे में सुनकर कहता है कि जलिस्ट ने जो भी किया होगा उसकी वजह शायद जलवासी ही होंगे, उन्होंने पहले कुछ किया होगा। राजकुमारी को अब यकीन नहीं हो रहा था कि एग्लोबेल जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती थी वो अपने कमीने भाई को बचाने के लिए उसकी बातों को झूठा समझ रहा था। और तो जलिस्ट की वजह से राजकुमारी शहनाज का भाई की भी मौत हो गई थी। राजकुमार एग्लोबेल जलिस्ट के खिलाफ सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में राजकुमारी से कहता है कि जलिस्ट सही था कि वो अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। ये बात सुनकर शहनाज का तो दिल ही टूट जाता है और वो वहाँ से चले जाती है। और इसी के साथ जो एकमात्र रास्ता था जंग को रोकने के लिए वो भी नहीं बचता। इंसानों और जलपरियों एक दूसरे से युद्ध लड़ने के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। इंसानों की फौज को और भी बड़ा किया जा रहा था।
राज्य में जितने भी नौजवान थे जो कि 15 साल से ऊपर थे या 15 साल के थे, उन्हें भी ज़बरदस्ती फौज में शामिल किया जा रहा था। यहाँ तक कि ऐसी के भांजा जो 15 साल का था उसको भी ज़बरदस्ती शामिल कर लिया जाता है। राजकुमारी शहनाज बहुत ही उदास हो चुकी थी क्योंकि अब एग्लोबेल भी उनके खिलाफ जंग छेड़ने में इंसानों का साथ दे रहा था। शहनाज उदास होकर अपनी मासी के पास जाती है क्योंकि एक लौती जलपरी थी जो उसका साथ दी थी शहनाज और एग्लोबेल की शादी के लिए। शहनाज बिल्कुल भी ये जंग नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि इस जंग के चक्कर में मासूम लोग अपने जान से हाथ धो बैठते। मेलुसिना शहनाज को एक जादुई पानी देती है जिसको अपने जादुई मंत्रों से बनाई होती है, जिससे अगर कोई जलपरी पिए तो इंसान बन सकती है और अगर कोई इंसान पिए तो जलपरी। मेलुसिना शहनाज को कहती है कि अगर तुम इसे पियोगी तो इंसान बनकर एग्लोबेल के साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकती हो और तो तुम इस जंग को भी होने से भी रोक सकती हो। फिर हम लोग विचर, एसी और जैस्कर को देखते हैं जो कि गोताखोरों के हत्यारों को ढूंढते रहते हैं। वो लोग गोताखोरों के टूटे फूटे जगह पर आसपास सबूत ढूंढते रहते हैं। तभी उन लोगों को एक शाही हार मिलता है जो कि मत्स्य लोगों के शाही परिवार के जलपरियां पहनती है। ये देखकर उन लोगों को लगता है कि इसके पीछे महारानी का हाथ है। तभी विचर कहता है कि उन्हें महल जाना होगा। वो लोग बहुत ही जल्द राजमहल पहुंच जाते हैं। सैनिक उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे मगर वो लोग सैनिकों को मारते हुए अंदर आ जाते हैं। राजमहल में महाराज उस्वेल्ड, राजकुमार एग्लोवेल, जेलिस्ट, राजकुमारी निस्पेन और कुछ सैनिक थे। गेराल्ट उन लोगों को हार बताते हुए कहता है कि उन गोताखोरों पर किसने हमला किया है उसको पता चल गया है। उस हार को देखते हुए महाराज कहते हैं उसे पता था कि इसके पीछे जलपरियों का ही हाथ है और तो राजकुमार को कहते हैं कि देखो तुम्हारी प्रेमिका धोखेबाज है, यानी कि वो शहनाज को कहते रहते हैं। गेराल्ट कहता है इसके पीछे ज़रूर किसी जलपरी का ही हाथ है, लेकिन इसके बारे में शहनाज को बिल्कुल भी नहीं पता था और तो ये काम किसी वार्डनिक ने नहीं किया है बल्कि ये किसी क्रैकेन ने किया है। जेलिस्ट विचर की बातों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि क्रैकेन ऐसी योजना बना के किसी को नहीं मार सकते। विचर कहता है कि ये काम एक जलपरी ने ही किया है जो रूप बदल सकती है और ऐसी ताकत सिर्फ एक के पास है, जलपरियों की महारानी की बहन मेलुसिना के पास। वही एक है जो रूप बदल सकती है और वो अभी भी हमारे बीच मौजूद है। ये कहकर विचर राजकुमारी निस्पेन के ऊपर देखता है। तभी महाराज मेलुसिना को भाग जाने के लिए बोलते हैं। मेलुसिना सभी से बचते लड़ते हुए राजमहल से भाग जाती है, जिसके बाद एग्लोबेल अपने पिता महाराज उस्वेल के ऊपर भड़क जाता है, ये जान के कि इसके पीछे उसके पिता के ही हाथ है। उस्वेल ये सब जंग, गोताखोरों की हत्याएं इसलिए करवाई थी ताकि शहनाज और एग्लोबेल की रिश्ता टूट जाए और उनकी शादी ना हो। मगर एग्लोबेल की जिद की वजह से महाराज को और भी हत्या करनी पड़ रही थी, जिसे सुनकर एग्लोबेल वहां से चले जाता है। जिसके बाद महाराज जेलिस्ट को सभी सैनिकों को इकट्ठा करके जलपरियों के ऊपर हमला करने का आदेश देते हैं। साथ ही विचर और उसके सभी दोस्तों को मार देने का हुक्म देते हैं, लेकिन जेलिस्ट महाराज की किसी भी बातों को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो सभी हत्यारों को पकड़ना चाहता था और तो वो सोचता था कि इसके पीछे जलपरियों का हाथ है, लेकिन असल में तो इसके पीछे खुद महाराज हैं। जिसे सुन महाराज जेलिस्ट को भी मार देने का हुक्म देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि महाराज के साथ साथ सभी सैनिक समंदर में पहुंच चुके थे जलपरियों के साथ युद्ध लड़ने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजमहल में ऐसी राजकुमार एग्लोबेल को मनाने की कोशिश करती रहती है इस जंग को रोकने के लिए। महाराज समुंदर के बीचों बीच पहुंच चुके थे। साथ ही विचर, जेस्कियर और जेलिस्ट को मारने की तैयारी करते रहते हैं। महाराज जानते थे कि विचर को दंड नहीं होता, इसलिए महाराज विचर को तकलीफ देना चाहते थे, जिसकी वजह से विचर के दोस्त जेस्कर को सबसे पहले मारने का हुक्म देते हैं। तभी जेलिस्ट जेस्कर से कहता है कि सबसे पहले वो मारना चाहता है और फिर जहाज के किनारे पर चले जाता है। उसके पीछे एक सैनिक भी होता है। सभी को लग रहा था कि जेलिस्ट कूद कर अपनी जान दे देगा, मगर तभी वो कूद कर जहाज के बीचों बीच आ जाता है और सैनिकों के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर जेस्कर और विचर भी सभी सैनिकों को मारने लगते हैं। तभी राजकुमारी शहनाज पानी के अंदर से पानी का एक भवंडर बनाते हुए आ जाती है और महाराज के जहाज के ऊपर हमला कर देती है। तभी विचर शहनाज को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि इसके पीछे महाराज और समुद्री डायन का हाथ है।
जिसके बाद शहनाज राजकुमार के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, उसने जंग रोकने के लिए कुछ नहीं किया। विचर कहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो जंग नहीं चाहते, इसलिए वो नहीं आए। जिसे सुनकर शहनाज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद इंसानों और जलपरियों के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी महाराज के जहाज़ पर मेलुसिना आ जाती है और वो बहुत ही भयंकर क्रैकेन का रूप ले लेती है, जिसे देखकर जलपरियों की सेना साथ साथ इंसानों की सेना डर जाती है। क्रैकेन की भारी भरकम शरीर की वजह से जहाज़ एक तरफ डूबने लगता है, जिसकी वजह से जैस्कर जहाज़ से गिरने लगता है। लेकिन तभी जेलिस्ट आकर उसे बचा लेता है, लेकिन खुद को नहीं बचा पाता क्योंकि मेलुसिना उसे उठाकर अपने पंजों जैसे हाथों में लेकर उसके शरीर के 2 हिस्से कर देती है, जिसे देख के जैस्कर की हालत ही ख़राब हो जाती है। विचर बहुत ही गुस्से में सभी मॉन्स्टर को मारते हुए काटते हुए मेलुसिना की ओर बढ़ने लगता है। मेलुसिना न इंसानों को छोड़ रही थी न ही जलपरियों को, वो सभी को मारने लग जाती है। तभी मेलुसिना राजकुमारी शहनाज को अपने ऑक्टोपस जैसे हाथों से अपने पास ले आती है और उसी वक्त क्रैकेन के सीने से मेलुसिना की मेन बॉडी निकलती है। शहनाज पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। मेलुसिना बताती है कि जलपरियों के महाराज बसीम की शादी सबसे पहले उससे होने वाली थी और इस राज्य पर उसका पहला हक था, लेकिन उसकी बहन ने यह हक उससे छीन लिया क्योंकि वो सिर्फ बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी और तो उसे भी यही दुख देना चाहती है जो वो महसूस की है अपने प्यार को खोकर। मेलुसिना शहनाज को कहती है, देखो तुम्हारे साथ भी यही हुआ, तुम्हारा प्यारा राजकुमार तुम्हें बचाने तक नहीं आ सका। तभी शहनाज को राजकुमार की आवाज़ आती है। ये देखकर शहनाज बहुत ही खुश हो जाती है। राजकुमार सभी मॉन्स्टर को मारते हुए शहनाज को बचाने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर उसी के ऊपर भारी पड़ रहे थे। एक मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला होता है, तभी महाराज आकर उसे बचा लेते हैं और जहाज़ से धक्का देते हुए जिस नाव में राजकुमार और ऐसी आए हुए थे उसमें गिरा देते हैं। इधर शहनाज को मेलुसिना मारने ही वाली होती है, तभी विचर आकर मेलुसिना का हाथ काट कर शहनाज को बचा लेता है। जिसके बाद मेलुसिना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और विचर के ऊपर हमला करने लग जाती है। विचर भी उसके हर वार से बचते हुए उसके हाथों को काटने लग जाता है। इधर हम ऐसी को देखते हैं जो विचर को बचाने के लिए जहाज़ पर चले आती है। इधर हम देखते हैं कि मेलुसिना से लड़ते लड़ते विचर का तलवार टूट जाता है। इसी बीच हम शहनाज को देखते हैं जो कि समंदर में जाने की कोशिश करते रहती है। महाराज शहनाज के पूंछ को अपने पैरों में दबाते हुए शहनाज का पूंछ काट देते हैं और उसे एक लात मारकर जहाज़ से फेंक देते हैं, जिसे देखकर राजकुमार बहुत ही उदास हो जाता है। उसे लगता है कि राजकुमारी की मौत हो चुकी है। इधर जब विचर की नज़र ऐसी पर पड़ती है, वो देखते हैं कि ऐसी को एक मॉन्स्टर उसके बालों से पकड़े हुए मारने वाला होता है। तभी मेलुसिना हमला कर देती है। विचर उसके पंजों के ऊपर दौड़ते हुए ऐसी को पकड़े हुए मॉन्स्टर के पास जाने लगता है। ये देखकर ऐसी अपने बालों को काट देती है, जिससे कि विचर को उस मॉन्स्टर को मारने का मौका मिल जाता है और उसी मौके में विचर चौका मार देता है, यानी कि मॉन्स्टर को मार डालता है। फिर विचर मेलुसिना से लड़ने लगता है। मेलुसिना विचर को हवा में उड़ा देती है और उसे खाने वाली होती है। तभी ऐसी अपने तलवार में जादुई पानी फंसाकर विचर की तरफ फेंक देती है। तलवार को तो विचर पकड़ लेता है, मगर वो सीधे मेलुसिना के मुंह के अंदर पहुंच जाता है। सभी को लगता है कि विचर मर चुका है, लेकिन तभी ऑक्टोपस के शरीर को चीरते हुए विचर बाहर निकलता है। विचर को जिंदा देख सभी चौंक जाते हैं। फिर विचर और मेलुसिना के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मेलुसिना विचर के ऊपर हमला करने लगती है। विचर सभी हाथों को काटने लगता है, फिर उसके सभी अंगों को काटने लगता है और मेलुसिना की मेन बॉडी के ऊपर तलवार घुसा देता है, जिससे मेलुसिना की मौत हो जाती है। पूरा माहौल शांत पड़ा हुआ था, हर जगह लाशें ही लाशें थी। राजकुमार और ऐसी एक नाव में थे। राजकुमार शहनाज को आवाज़ देते रहता है इस उम्मीद में कि वो जिंदा हो। इसी बीच उन्हें विचर, जैस्कियर और महाराज मिलते हैं। राजकुमार महाराज के गले में हाथ डालते हुए पूछता है कि उसने शहनाज के साथ क्या किया। तभी शहनाज उछलकर वहां आ जाती है। शहनाज को जिंदा देखकर राजकुमार को यकीन नहीं होता कि शहनाज जिंदा है। जिसके बाद राजकुमार अपने सैनिकों से कहता है कि ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। साथ ही जलपरियों से कहता है कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमको अपनों ने फंसाया है। और फिर सभी सैनिकों को वापस लौटने का हुक्म दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद
हम देखते हैं कि राजकुमार और महाराज साथ बैठकर शतरंज खेलते रहते हैं। महाराज राजकुमार से सभी कर्मकांड गलत कर्मों के लिए माफ़ी मांगते रहते हैं। राजकुमार महाराज को माफ़ करते हुए कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बीच एक चीज़ तो बहुत ही अच्छी हुई। एक जादुई रस मेलुसिना ने शहनाज को दी है, जिसकी मदद से वो रस लेने वाला व्यक्ति प्रेमिका का रूप धारण कर सकता है। जिसे सुन महाराज बहुत ही खुश हो जाता है और वो ये कहता है कि वो राजकुमार की शादी शहनाज से करवा देगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जब शहनाज और राजकुमार एक होने वाले थे। सभी बहुत ही खुश होते हैं। हालांकि राजघराने की शादी होने के बावजूद कुछ ही मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। महाराज वादे के मुताबिक गोताखोरों की जान लेने वाले को ढूंढने के इनाम विचर को दे देते हैं। फिर शादी की रस्म शुरू हो जाती है। ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। जलपरियों की राजकुमारी भी आ जाती है। राजकुमार एग्लोबेल शहनाज की ओर बढ़ने लगते हैं। राजकुमार शहनाज को अंगूठी पहनाते हैं, जिसके बाद शहनाज जादुई रस राजकुमार को दे देती है, जिसे वो पी जाते हैं। ये देखकर महाराज के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका उल्टा होना था। जादुई रस शहनाज पीने वाली थी। जादुई रस पीने की वजह से एग्लोबेल हवा में उड़ने लगते हैं। साथ ही उन्हें बहुत ही दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगते हैं और एक जलपरी में बदल जाते हैं। जिसके बाद राजकुमार और राजकुमारी के माता पिता सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। महाराज इन सब की वजह विचर को मानते रहते हैं। महाराज उस्वेल्ड अपने अहंकार, अपनी लालच की वजह से अब सब कुछ खो बैठे थे। उनके 2 संतान थे, लेकिन अब एक भी नहीं। फिर हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर जेस्कर, विचर और ऐसी थे। जेस्कर सो चुका था और ऐसी और विचर बातें करते करते इतने पास आ चुके थे कि बात बिस्तर तक पहुँच चुकी थी। और दोस्तों, वो पल आ ही चुका था जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे। फिर सुबह हो जाती है और विचर और ऐसी अलग अलग मकसद होने की वजह से वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और फिर जेस्कर और विचर कैरिकॉन, जो कि ड्रैगन माउंटेन पर थी, उस सफ़र पर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमें सपोर्ट करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक के।